हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई, और एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल मेरी जो वीडियो आई थी वो मैंने फर्स्ट पेपर एनटीए नेट की जेआरएफ की उसके सिलेबस के बारे में आप लोगों से डिस्कशन किया था। ठीक है, तो आज से उसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो हम समय को खराब ना करते हुए सीधा सीधा टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि आपका जो एनटीए नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर जो जनरल पेपर होता है उसका जो फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट है आपकी शिक्षण अभिक्षमता। इसमें आपके शिक्षण के बारे में, यानी कि शिक्षण क्या होता है, शिक्षण की प्रकृति क्या है, शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं, और कक्षा शिक्षण को कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, एक अच्छे शिक्षक की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कक्षा शिक्षण करते समय कौन कौन सी सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड आप इस्तेमाल करते हैं, उनके क्या फायदे होते हैं, किस तरीके से उनको बनाना चाहिए, सारी बातें, और लास्ट में इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन प्रणाली। ठीक है, ये सब कुछ आप इतना यूनिट 1 यानी कि शिक्षण अभिक्षमता में पढ़ने वाले हैं। और इसमें से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, और पूरी की पूरी आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए, मेरी तो कोशिश रहेगी कि मैं पूरा जितना ज्यादा से ज्यादा, जितना अच्छे से अच्छा मैटर आपको प्रोवाइड करा सकूं, लेकिन आपकी भी कोशिश होनी चाहिए कि एक एक यूनिट, यानी कि आप पहले से टिक कर लीजिए कि ये 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल सही करके आने हैं। और अभी हालांकि इस समय नेट का एग्जाम चल रहा है, तो उसमें फर्स्ट पेपर सब में ही होता है, तो सब में दोनों शिफ्ट में जो पेपर आ रहे हैं अभी उनको मैं कलेक्ट कर रही हूँ। आगे चलकर उनकी मैं सारी प्रैक्टिस करवा दूंगी, यानी कि जो जो यूनिट आपकी पूरी होती जाएगी उन यूनिट से किस तरीके से क्वेश्चनिंग हुई है वो सब सारा का सारा मैटर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले शिक्षण से। ठीक है, हम बात करेंगे शिक्षण यानी कि टीचिंग। शिक्षण, टीचिंग। ठीक है, हम बात करने वाले शिक्षण से कि क्या शिक्षण क्या है। तो अगर हम साहित्यिक भाषा में बात करें तो शिक्षण क्या होता है? छात्रों को अनुदेशित करने की प्रक्रिया, ठीक है, शिक्षण में क्या किया जाता है? छात्रों को अनुदेशित किया जाता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। क्या किया जाता है? छात्रों को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। कहाँ? शैक्षिक संस्थाओं में। कहाँ? शैक्षिक संस्थाओं में। ठीक है, तो शिक्षण की अगर बात करें और जो हम एक साहित्यिक भाषा यानी किताबी भाषा में अगर बात करें तो शैक्षिक संस्थाओं में छात्रों को अनुदेशित करने की प्रक्रिया क्या है? शिक्षण है। ठीक है, जब अब आगे बात करते हैं कि जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो क्या है? दो से अधिक व्यक्तियों। ठीक है, शिक्षण आप देखते हैं कि अकेला एक शिक्षक एक विद्यार्थी को भी शिक्षित कर सकता है, 2 को भी कर सकता है, 2 से ज्यादा को भी कर सकता है। तो शिक्षण के बारे में हम बात करेंगे कि शिक्षण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? संप्रेषणात्मक यानी कि इसमें क्या होगा? विचारों का आदान प्रदान होगा। और अंतःक्रियात्मक यानी कि ऐसा नहीं है कि एक पढ़ा रहा है व्यक्ति, दूसरा सिर्फ सुन रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है उसको, तो वो उस प्रक्रिया शिक्षण नहीं मानी जाएगी जब तक कि दोनों पक्ष यानी कि पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला, छात्र और शिक्षक, दोनों क्या ना हो? अंतःक्रियात्मक यानी दोनों के मध्य क्रिया होना आवश्यक है। तो ऐसी प्रक्रिया जो कि
शिक्षण संस्थानों में, शैक्षिक संस्थानों में छात्रों को अनुदेशित करने की प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं और जो संप्रेषणात्मक या अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाती है। ठीक है, अब शिक्षण में एक पॉइंट यहां पर और जुड़ता है, वो है अधिगम। और ये प्रक्रिया बिना अधिगम के स्वीकार नहीं होती। ऐसा नहीं कि शिक्षक आके बोल के पढ़ा के चला गया और विद्यार्थी ने कुछ सीखा ही नहीं। अधिगम यानी कि सीखना। ठीक है, अगर शिक्षक ने सीखना, अगर शिक्षक ने कुछ पढ़ाया है, कुछ बताया है, किसी के बारे में बच्चे का मार्गदर्शन किया है, तो वो चीज छात्र सीखे। भले ही जितनी 100% नहीं, लेकिन कुछ स्तर में, कुछ परसेंट में छात्र का सीखना जरूरी होता है शिक्षण की प्रक्रिया में। ठीक, तो सीखने के द्वारा क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है। सीखना यानी लर्निंग क्या करती है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार में परिमार्जन। परिमार्जन यानी कि सकारात्मक परिवर्तन। ठीक है, लर्निंग का क्या काम होता है कि हमारे व्यवहार में एक सकारात्मक परिवर्तन करती है, यानी कि परिमार्जन करती है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो यहाँ पर सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर आता है कि शिक्षण की प्रक्रिया में एक तो ये शैक्षिक संस्थाओं में संपन्न होती है, दूसरा इसमें छात्रों को अनुदेशित यानी कि इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, और इसमें 2 या 2 से अधिक छात्र या सामूहिक रूप से सम्मिलित हो सकते हैं, और उन सबका शिक्षक से आपस में क्रियात्मक संबंध होना आवश्यक है। अब शिक्षण केवल इतना ही नहीं है कि आपस में कनेक्टेड भी है शिक्षक और छात्र, और उनको अनुदेशन भी दिया जा रहा है, 2 से ज्यादा भी है, लेकिन वो उसमें अधिगम की प्रक्रिया भी सम्मिलित होनी चाहिए। यानी कि बच्चा उस चीज को ग्रहण कर रहा है, और ग्रहण कर रहा है, सीख रहा है, जिससे कि उसके व्यवहार में कहीं ना कहीं कोई भी परिवर्तन आ रहा है। तब ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? शिक्षण कहलाएगी। ठीक है, तो यहां पर ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ा दिया गया और समस्या खत्म होगी। बच्चे को सीखना जरूरी है। ठीक, और सीखने के लिए शिक्षक इसमें सिखाने के लिए विभिन्न तरीके की तकनीकों का इस्तेमाल करता है। शिक्षण के सिद्धांतों का, शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए शिक्षण को कार्य को रुचिकर बनाकर छात्रों को अभिप्रेरित करते हुए शिक्षण कार्य करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया में किन किन तत्वों का समावेश होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप सबको पता ही होगा कि शिक्षण की प्रक्रिया में एक तो शिक्षक, दूसरा छात्र। शिक्षा इसीलिए क्या बोली ये है? त्रिमुखी प्रक्रिया। वही चीज यहाँ पर लागू होगी। शिक्षण की प्रक्रिया में भी शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम तीनों का होना आवश्यक है, और तीनों एक दूसरे से क्या हो? बिल्कुल भी कनेक्टेड होने चाहिए। और शिक्षक और छात्र जो बता दिया कि आपस में एक दूसरे से सक्रिय रूप से संबंधित हों। ठीक है, उनमें आपस में सक्रियता हो। ऐसा नहीं है कि शिक्षक केवल आके पढ़ा के चला गया और क्लास हो गई। ठीक है, तो ये सारे उम्मीद है कि पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि शिक्षण कार्य कैसे संपन्न करना है एक शिक्षक को, और उसमें कौन कौन से बिंदु सम्मिलित होंगे, तब वो कार्य शिक्षण कार्य माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। इस संबंध में जो एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, थायने, इन्होंने शिक्षण के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा है कि अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। ठीक है, इन्होंने बताया कि हम किसी भी बच्चे के सीखने के जो उसने पहले सीख रखा है, अब उससे और ज्यादा वो चीजें सीखे, यानी कि उसकी लर्निंग प्रोसेस में हमने क्या कर दिया? उसको इंक्रीज कर दिया, उसको बढ़ा दिया। यही क्या है? शिक्षण है। ठीक है, फिर इसके बारे में
मॉरिसन ने कहा है, ठीक है, मॉरिसन ने क्या कहा है, शिक्षण एक परिपक्व व्यक्ति, एक परिपक्व व्यक्ति का कम परिपक्व व्यक्ति, ठीक है, एक परिपक्व यानी कि जो ज्यादा परिपक्व है यानी कि शिक्षक, कम परिपक्व है यानी कि छात्र, ठीक है। यहां पर इनका कहने का मतलब यह है कि एक परिपक्व व्यक्ति का कम परिपक्व व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संबंध, के बीच घनिष्ठ संबंध, यानी कि एक तो दोनों के बीच में संबंध होना चाहिए, वो भी कैसा, घनिष्ठ होना चाहिए, संबंध हो, और अधिक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षित करता हो, ठीक है। सीधा सीधा इन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिया कि शिक्षण क्या है, शिक्षण में एक परिपक्व व्यक्ति यानी कि शिक्षक कम परिपक्व व्यक्ति यानी कि छात्र से घनिष्ठ रूप से संबंधित हो, यानी कि पहले तो आपस में दोनों कनेक्टेड हो, और फिर जो ज्यादा परिपक्व व्यक्ति यानी शिक्षक कम परिपक्व व्यक्ति यानी छात्र को क्या करता है, शिक्षित करता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, शिक्षण कहलाती है, ठीक है। अब शिक्षण की जो है कुछ विशेषताएं हैं, तो उम्मीद है कि शिक्षण प्रक्रिया आपको सबको समझ में आ गई होगी कि शिक्षण किन किन बिंदुओं के होने पर प्रक्रिया शिक्षण मानी जाती है। यानी प्रत्येक प्रक्रिया, यानी कि एक छात्र, एक शिक्षक एक छात्र को पढ़ा रहा है, केवल यही कार्य शिक्षण के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। उसमें कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, वही विशेषताएं सम्मिलित रूप में शिक्षण कार्य होती हैं। तो उनमें कौन कौन सी विशेषताएं, वो तो मैंने आपको बता दिया कि दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, ठीक है, और उसमें अधिगम की प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी कि बच्चे ने क्या किया, शिक्षक ने जो बताया बच्चे ने उसको सीखा, सीख कर उसके व्यवहार में परिवर्तन आया, ठीक है। अगर आपस में संबंधित नहीं है, बच्चा सीख नहीं रहा है, ठीक है, तो वो प्रक्रिया शिक्षण की प्रक्रिया नहीं कही जाएगी। मान लीजिए कि अब आप बात करें कि जैसे कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही हैं, ठीक, तो यहाँ पर हम और आप आपस में संबंधित प्रत्यक्ष रूप से नहीं हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं आप और हम संबंधित हैं, और मैं आपको सिखा रही हूं तो आप उसको सीख रहे हैं, और कहीं ना कहीं उससे आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। हालांकि ये प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो रही, औपचारिक रूप से नहीं हो रही, लेकिन अनौपचारिक रूप से ये प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। अब आते हैं विशेषताएं, शिक्षण की विशेषताएं। सबसे पहला पॉइंट जो भैया ने बताया कि शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया इसलिए है कि टीचर, एजुकेटर और तीसरा करिकुलम, ठीक है। एजुकेटर नहीं, स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर ये एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया इसलिए क्योंकि जब तक कि हम कुछ निर्धारित नहीं करेंगे, यानी कि हमारा पाठ्यक्रम नहीं निर्धारित है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें क्या पढ़ाना है। इसलिए जितने भी कोर्सेज हैं, जितनी भी क्लास हैं, जितनी भी किताबें, सबका कहीं ना कहीं आपका एक पाठ्यक्रम निर्धारित है, और जिसको निश्चित समय में एक शिक्षक को पूरा करने का उसके ऊपर फाउंडेशन होता है कि इतने समय में आपको ये पाठ्यक्रम पूरा करना है, ठीक है। तो पाठ्यक्रम निर्धारण के बाद उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, उद्देश्यों का निर्धारण, यानी कि एक शिक्षक जब शिक्षण कार्य कर लेता है तो इन उद्देश्यों पर अमल करता है कि जिन उद्देश्यों को लेकर उसने शिक्षण कार्य किया है, यानी कि ये टॉपिक, ये बात वो छात्र को क्या करता है, सिखाना चाहता है, तो बच्चे ने उसको सीखी और किस स्तर तक सीखी, ठीक है, और फिर उसी से छात्र के व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक। अब दूसरी बात भी बता चुकी हूं कि अंतरक्रियात्मक, ठीक है, शिक्षण कार्य जो होता है अंतरक्रियात्मक होता है, यानी कि उसमें छात्र और शिक्षक दोनों कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतरक्रिया करते हुए पाए जाते हैं। फिर तीसरा उद्देश्यपूर्ण,
उद्देश्यपूर्ण यानी कि शिक्षण प्रक्रिया के कुछ उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक शिक्षण कार्य करता है। ठीक है, छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष का विकास। जब आप ट्रेनिंग करते हैं यानी कि जब आप बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, तो वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस टीचिंग लगती है, वहाँ पर आप एक लेसन प्लान तैयार करते हैं। तो लेसन प्लान में सबसे पहले क्या आप निर्धारित कर, सबसे पहले तो आप पाठ्यक्रम देखते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है, फिर आप अपने उसमें कुछ सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं और कुछ विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, फिर वहीं पर आप एक काम करते हैं कि जो भी बच्चे को पढ़ाया जाएगा, जो भी बच्चे को सिखाया जाएगा, जो भी शिक्षण कार्य में किया जाएगा, उससे बच्चे के ज्ञानात्मक स्तर में कितनी वृद्धि होगी, भावात्मक स्तर में कितनी वृद्धि होगी और क्रियात्मक स्तर में कितनी वृद्धि होगी, इस बात को भी आप नोट डाउन करते हैं। पहले से आप उसको एक कुछ उद्देश्यों का, लक्ष्यों का निर्धारण कर लेते हैं और उसी के आधार पर संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया करते हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षण पढ़ा दिया चले आए, उससे बच्चों के इन तीनों पक्षों का भी समुचित विकास होना चाहिए। ठीक है, फिर नवीन तथ्यों द्वारा अगला जो पॉइंट है वो है नवीन तथ्यों द्वारा ज्ञान का विकास। ठीक है, नवीन तथ्य यानी कि बच्चों को ऐसी बातें जो उनको नहीं पता, इसीलिए आप देखते होंगे कि हर क्लास का जो बच्चे का पाठ्यक्रम होता है, चाहे वो साइंस का हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि अगर बच्चा 4th क्लास की साइंस में जो बातें, जो चीजें, जो टॉपिक सीख कर आया है, 5th क्लास में वो उसे नहीं सीखना है, यानी कि वहां पर उसे नए तथ्य मिलेंगे। ठीक है, वहां पर नए टॉपिक उसे मिलेंगे जिससे उसके ज्ञान में और ज्यादा वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक को नए तथ्यों के माध्यम से, यानी कि पुरानी बातें जो बच्चों को पता हो, जिनके बारे में उन्हें पूर्व जानकारी हो, उनसे हटकर नवीन यानी नए तथ्यों द्वारा ज्ञान का विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए। शाब्दिक प्रक्रिया। ठीक है, जो शिक्षण है वो एक शाब्दिक प्रक्रिया है, यानी शाब्दिक यानी वर्बल प्रक्रिया है कि शब्दों के माध्यम से ही शिक्षण का कार्य जो है संपन्न किया जा सकता है। हाँ, कि वो जैसे कि आप प्रत्यक्ष रूप से हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन शब्दों के माध्यम से आपसे कोई बात कह रहे हैं और शब्दों के माध्यम से ही आप अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो लिखित रूप में हो और चाहे वो मौखिक रूप में हो। ठीक है, फिर व्यवहार तथा क्रिया आधारित पक्ष की प्रबलता। व्यवहार तथा क्रिया आधारित पक्ष की प्रबलता। ठीक है, व्यवहार तथा यानी कि जो कच्चा कच्छ में कहते हैं कि शिक्षण जो कार्य होता है वो उसमें ज्यादातर व्यवहार पर आधारित होता है, व्यवहारिक होता है। यानी कि हम सिद्धांतों पर तो बात करते हैं, लेकिन हम बच्चे के व्यवहारिक पक्ष पर ज्यादा जोर देते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चे को क्रिया आधारित पक्ष पर प्रबलता, यानी कि उसको एक्टिविटी बेस्ड जो क्लास हो उसमें एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा कराई जाए। ये नहीं कि हम सैद्धांतिक और किताबी बातों को पढ़ाते रहे, बच्चे के सर के ऊपर से निकल गई और बच्चा कुछ नहीं सीख पाया। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि एक तो जो प्रैक्टिकली बात हो, प्रैक्टिकल में हमको बच्चे को सिखाना है और दूसरा क्रिया करके सिखाना है सामने सामने कि अगर ऐसा होगा तो इसका ये परिणाम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा जो होता है ज्यादा जल्दी चीजों को ग्रहण करता है। अब विकासात्मक प्रक्रिया, जो शिक्षण है एक ऐसी प्रक्रिया है विकासात्मक, यानी कि लगातार चलती रहे, इसका विकास होता रहे, ये कहीं पर रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया। औपचारिक, अनौपचारिक, यानी कि
औपचारिक तो स्कूल में आपको मिल रही है और अनौपचारिक भी प्रक्रिया शिक्षण हो सकती है। कभी ऐसा होता है कि दो लोग आपस में अंतर संबंधित हैं और उससे व्यक्ति क्या हो रहा है, एक से दूसरे से सीख रहा है, ठीक है। जिसको ज्यादा आता है, ठीक है, हमसे ज्यादा पता है, और जिसको कम पता है उससे क्या कर रहा है, चीजों को सीख रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि इसके व्यवहार, ज्ञान में वृद्धि हो रही है, व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, और व्यवहार में परिवर्तन होने के साथ साथ ये क्या होता है, चीजों को सीख जाता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि शिक्षण केवल औपचारिक ही होता है। शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो अनौपचारिक होती है और कहीं भी स्कूल से, विद्यालय से हटकर कहीं बाहर भी हो सकती, संपन्न हो सकती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट जो हैं शिक्षण की विशेषताएं, चूंकि एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये सारे पॉइंट आप कहीं भी नोट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि विशेषताएं अगर ध्यान में रहती है तो कौन सी विशेषताएं हैं या कौन सी विशेषताएं नहीं है। जो छोटे छोटे इस तरीके के जो टॉपिक होते हैं उसमें क्वेश्चनिंग इस तरीके की होती है, 8-10 पॉइंट दे दिया, कौन से हैं ABCDEFG, कौन से हैं और कौन से नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे 2 याद आ रहे हैं जिनको आप लिख लीजिए कि शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं। अगर एक शिक्षण प्रक्रिया है तो उसको इफेक्टिव कौन बनाता है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए शिक्षण के सिद्धांत या शिक्षण सिद्धांत। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि अगर एक जो टीचिंग प्रोसेस है उसको इफेक्टिव कौन बनाता है, वो है शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांतों पर भी आगे बात होगी, ठीक है। और शिक्षण विधि, दूसरा क्वेश्चन है शिक्षण विधि को प्रभावी बनाते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पर शिक्षण प्रोसेस की बात आ गई, टीचिंग मेथड की बात आ गई कि टीचिंग मेथड को इफेक्टिव कौन बनाता है, तो ये हो गया शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र, इन पर भी आपकी आगे बात होगी। ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए और दोनों का जो अंतर है उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। और फर्स्ट पेपर बस ध्यान में ये रखिए कि 1 यूनिट 5 क्वेश्चन, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही, 1 यूनिट जो जो तैयार करते चलिए, उसकी प्रैक्टिस करते चलिए, उसकी क्वेश्चन बिल्कुल सही करते अगर आपकी, तो उम्मीद है पूरी की JRF इस बार आपका बिल्कुल पक्का होगा। और बस प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, परिणाम, सफलता एक दिन आपको अवश्य मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए। नमस्कार।